तो इस कहानी की शुरुआत में हम मेल लीड कोसाकू को देखते हैं, जो कि स्टेज पर सभी के सामने अपनी आइडियल क्रश को किस करने जा रहा था कि तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और उसका सपना टूट जाता। और उसके चिल्लाने की आवाजों को सुन करके उसके बचपन की दोस्त मिडोरी उसके कमरे में तुरंत ही आ जाती है। वो देख पाती जो कोसाकू अपनी क्रश के साथ नहीं कर पाया था, वो उसके बॉडी पिल्लो के साथ कर रहा था। मिडोरी को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे अपने साथ लेकर के एग्रीकल्चर फॉर्म के पास आ जाती, क्योंकि कोसाकू एक स्टूडेंट होने के साथ साथ वो एग्रीकल्चर फॉर्म में काम भी किया करता। वहाँ पर काम करते वक्त कोसाकू अपनी बचपन की दोस्त मिडोरी और काय को अपने सपनों के बारे में बताता। वो यहाँ पर काम करके बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है ताकि वो टोक्यो जा सके और अपनी आइडल क्रश से मिल करके उससे कुछ बात कर सके। उसकी बातों को सुन करके उसकी दोस्त मिडोरी उसका मजाक बनाते हुए बोलती है उसे नहीं लगता वो यहाँ पर बहुत सारे पैसों को कभी जुटा पाएगा और टोक्यो जा पाएगा। उसे अपने सपनों को भूल जाना चाहिए और गांव की किसी लड़की के साथ शादी कर लेनी चाहिए। मिडोरी यहाँ पर इनडायरेक्टली अपनी बात कर रही थी, क्योंकि वो बचपन से ही कोसाकू से प्यार करती है। पर कोसाकू उसकी बातों को समझ नहीं पाता कि तभी वहाँ पर एक भैंस आ जाती है जो कि उसके खेतों को बर्बाद करना चाहती। इसलिए वो लोग मिल करके उसे रोकने का डिसाइड करते हैं। उसी वक्त मिडोरी अपनी टी शर्ट को उतार करके कोसाकू को दे देती, जो देख करके कोसाकू बहुत शर्मा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो ऐसे टाइम में ऐसी हरकतें क्यों कर रही है कि तभी वो भैंस कोसाकू के पीछे दौड़ पड़ता है। और अब जा करके कोसाकू को समझ आता मिडोरी ने ऐसा क्यों किया। वो बहुत तेजी से वहाँ से भाग जाता और अपने खेतों को बचा लेता है। देन इसके बाद स्कूल में सभी लोग मिडोरी के सपने के बारे में पूछते हैं। मिडोरी सभी को बताती है वो एक हाउसवाइफ बनना चाहती है और अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शादी करना चाहती जिसको वो बचपन से जानती है। वो यहाँ पर फिर से इनडायरेक्टली अपने लव को कन्फेस कर रही थी, लेकिन बेवकूफ कोसाकू उसकी बातों को समझ नहीं पाता। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो एनिमल फॉर्म की प्रेसिडेंट थी। वो यहाँ पर अपनी भैंस की तरफ से माफी मांगने आई थी। वो सभी को ये भी बताती है इसमें उसके भैंस की कोई गलती नहीं है। अगर कोई लाल कपड़ा पहन कर आएगा तो वो भैंस हमला तो करेगी ही ना। इस बात को सुन करके सारे मेंबर्स को बहुत गुस्सा आता और दोनों की आपस में आर्गुमेंट्स होने लगती। पर जैसे ही कोसाकू को पता चलता है उस भैंस को बेचने के बाद उसे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, तो वो तुरंत ही उस पार्टी को बदल देता। वो तुरंत ही कोचो की साइड आ करके फाइट करने लगता है। ये सब देख करके मिडोरी को बहुत गुस्सा आता। वो उसकी काफी अच्छे से धुलाई कर देती। तभी वहाँ पर क्लास टीचर भी आ जाती है और उन सभी की फाइट को सॉल्व कर देती। देन इसके बाद टीचर सारे क्लास मेंबर्स को अपनी कहानी बताने लगती है। वो एक बंदे के साथ होटल जाने वाली थी, लेकिन उस बंदे को पता चल गया था वो एक टीचर है, इसलिए वो बंदा आया ही नहीं और टीचर को सारी रात अकेले दारू पी करके गुजारना पड़ा। उनकी बातों को सुन करके सारे स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं आखिर ये टीचर कैसे बन गई। देन इसके बाद सभी लोग घर आ जाते और खाना पीना खाते। टीवी पर कोसाकू देख पाता है उसकी आइडियल क्रश ने रिटायरमेंट को ले लिया। उसे एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है। वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेता और कुछ दिनों तक बाहर नहीं निकलता। वो पैसा को इसलिए कमा रहा था ताकि वो टोक्यो जा सके और अपनी आइडियल क्रश से मिल सके। कुछ दिन बीत जाते हैं, ना ही कोसाकू फार्मिंग करने जाता और ना ही अपने क्लासेस को अटेंड करने जाता। उसके दोस्त उसके लिए काफी परेशान थे, इसलिए वो उसके डोर रूम में मिलने आते हैं। जैसे ही मिडोरी दरवाजा ओपन करती तो वो देख पाती कोसाकू अपनी आइडियल क्रश के बॉडी पिल्लो के साथ टाइम को स्पेंड कर रहा। मिडोरी उसे मूव ऑन करने को बोलती और अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करने को बोलती है। कोसाकू रिप्लाई करता है अब इसका क्या फायदा, वो पढ़ाई इसलिए कर रहा था ताकि वो अमीर बन के टोक्यो जा सके, और अब मेरा फार्मिंग करने का भी क्या फायदा होगा। मैं फार्मिंग इसलिए कर रहा था ताकि मैं अपनी आइडियल क्रश को अपने हाथों से एक हीरो को खिला सकूं। इस बात को सुन करके काय का दिमाग खराब हो जाता है। वो उसे धमकी देते हुए बोलता मैं पुलिस को जा करके बता दूंगा तुम अपनी आइडियल क्रश के बारे में क्या सोचते हो और उसके साथ क्या करना चाहती है। कोसाकू उसे रोकते हुए बोलता है आखिर उसने गलत क्या बोला। काय को इतना ज्यादा गुस्सा आता है वो उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। कोसाकू मिडोरी से पूछता है तुम मेरे बचपन की दोस्त हो ना, तुम मुझे बताओ मैंने कैसी अश्लील बातें की। मिडोरी उसे बताने में हेजिटेट फील कर रही थी, पर एक दोस्त के नाते वो उसे बता देती है। कोसाकू को सारा कुछ समझ आ जाता है। अब वो उसे और डिटेल्स में पूछता। मिडोरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसकी एक जोरदार पिटाई कर देती, फिर उसे अपने साथ क्लास में लेकर आ जाती है। क्लास में जैसे ही टीचर आती है वो अपने टूटे प्यार की दास्तान को सभी को बताने लगती। देन इसके बाद टीचर उनके क्लास के नए ट्रांसफर स्टूडेंट को बुलाती है। उसका चेहरा देखने के बाद सारे स्टूडेंट्स बहुत हैरान हो जाते हैं।
क्योंकि उसका चेहरा सभी को जाना पहचाना लग रहा था। और इसलिए इस डाउट को क्लियर करने के लिए कोसाकू और उसके दोस्त टीचर मीना के पास आ जाते हैं। वो लोग टीचर से पूछते हैं क्या वो कोई आइडियल है। टीचर बताने से मना करती, पर उनके इतना फोर्स करने के बाद वो बता देती। वो फेमस आइडियल यूकी है जो कि अपनी पहचान को छिपा करके यहाँ पर अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने आई है, और आज से ही वो तुम्हारे साथ तुम लोगों के इंडोर रूम में रहने वाली है। कोसाकू जैसे इस बात को सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका सपना अपनी आइडियल के साथ वो सब करने का पूरे अरमान जाग जाते। अगली मॉर्निंग कोसाकू बहुत पहले उठ जाता है और अपनी आइडियल क्रश यूकी को अपना पूरा फार्मिंग का एरिया दिखाता, और वहाँ पर वो अपने आप को और अपने सारे दोस्तों को उसके सामने इंट्रोड्यूस करवाता है। वो वहाँ पर अपने पेट को भी इंट्रोड्यूस करवाता है और यूकी के सामने अपनी पर्सनालिटी को काफ़ी क्लियर बताता। पर उसके इतना कुछ करने के बावजूद यूकी उसे घंटा भाव नहीं देती। इवन उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। कोसाकू उसे अपने साथ लेकर के एनिमल फॉर्म सेंटर जाता, जहाँ पर उसकी मुलाकात कोचो से होती है। कोचो वहाँ पर यूकी को अपना पूरा एरिया दिखाती है, और ऐसे ही पूरा एरिया देखते हुए शाम हो जाती है। जब वो लोग खाना खाते हैं तो कोसाकू और उसके दोस्त यूकी का वेलकम करते और उसे पार्टी देते हैं। पर वो लोग काफ़ी जल्दी बोर हो जाते, इसलिए वो लोग एक गेम खेलने का डिसाइड करते हैं। उस गेम के रूल कुछ इस तरह थे कि एक नौकर रहेगा और एक मालिक रहेगा। मालिक जो बोलेगा नौकर को वो करना पड़ेगा। वो यूकी के साथ अपनी ठर की अश्लील हरकतों को पूरा करना चाहता था, इसलिए वो यूकी को कुछ अश्लील काम करने को दे देता है। पर इसका उल्टा हो जाता है। वो स्टिक मिडोरी के पास चली जाती और उसे वो सारी अश्लील हरकतें करनी पड़ती है। मिडोरी वहाँ पर कोसाकू के साथ उसके सारे सपने पूरा करती जो कि उसने यूकी के साथ देखा था। अगली मॉर्निंग कोसाकू हमेशा की तरह यूकी के साथ अपने ठर की सपनों को देख करके उठ जाता है और फिर अपने पेट कांगरू को लेकर के अपने साथ जाने लगता। तभी वो देख पाता है यूकी कुछ परेशान है, तो वो उसके पास आकर पूछता आखिर तुम्हें क्या चाहिए। यूकी उसे बताती है मैं कपड़ों को धोना चाहती हूँ, लेकिन आज से पहले मैंने कभी नहीं धोया, तो मुझे नहीं पता आखिर कैसे वॉशिंग मशीन में धोया जाता है। मौके का पूरा फायदा उठा करके कोसाकू से इम्प्रेस करने का सोचता है। वो यूकी से कहता है तुम चिंता मत करो, तुम मुझे अपने कपड़े दे दो, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगा। यूकी बिल्कुल भोली थी, वो उसकी बातों में आ करके अपने कपड़ों को उसे धोने को दे देती है। कोसाकू उन कपड़ों को लेकर के धोने जाता, लेकिन बीच में ही उसके ठर के अरमान जाग जाते हैं। वो पहले उन कपड़ों के साथ कुछ करना चाहता कि तभी वहाँ पर मिडोरी आ जाती है और तुरंत ही उस कपड़ों को छीन लेती। फिर वो यूकी के पास जाकर कहती है तुम्हें ऐसे फालतू की हरकतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और अपने कपड़ों को खुद धोना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं आता तो फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगी और दोबारा से किसी लड़के से हेल्प मत लेना। इस बात को सुन करके कोसाकू को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे गुस्से में बोलता तुम अपना काम करो। तो इस पर मिडोरी कहती है अगर तुम धोना ही चाहते हो तो लो मेरे कपड़े जाकर धो लो। कोसाकू उसे मना करता है क्योंकि वो उसके कपड़े नहीं बल्कि यूकी के कपड़े धोना चाहता। वो सभी आपस में फाइट करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर काय आ जाता है और उन लोगों को अपने कपड़े देते हुए कहता है जिसको धोना है लो मेरे कपड़े जाकर धो लो। देन इसके बाद वो सभी लोग आपस में मिल करके बेवकूफ़ों वाली हरकतों को करना स्टार्ट कर देते हैं। यूकी उन लोगों की बेवकूफ़ वाली हरकतों को देख करके अपने कपड़ों को लेकर के जाने लगती है। देन इसके बाद जब कोसाकू अपना फार्मिंग का पूरा काम खत्म करने के बाद जब घर आता है तो वो देख पाता है उसके डोर रूम में से यूकी से रिलेटेड सारे सामान गायब हो चुके हैं। वो ये सब देख करके बिल्कुल पागलों की तरह हरकतें करता और मिडोरी के पास जाकर पूछता आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुमने मेरी आइडियल क्रश के सारे पिक्चर्स, फोटो और टेडी पिलो को मेरे से बिना पूछे कहाँ गायब कर दिया। मिडोरी कोसाकू पर चिल्लाते हुए कहती है अगर तुम यूकी को पटाना चाहती हो तो तुम्हें ऐसी फालतू की हरकतें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि अगर गलती से यूकी ने तुम्हारे कमरे में अपनी इतनी सारी फोटोज को देख लिया तो वो तुम्हें एक नंबर का ठरकी समझेगी। तो क्या तुम चाहते हो वो तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोचे। कोसाकू को मिडोरी की बातों में लॉजिक लगता है। मिडोरी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब से यूकी आई है बस कोसाकू उससे फ्लर्ट करता जा रहा है और वो उसे इम्प्रेस करने के नए नए आइडियाज को भी सोचता जा रहा। उसी दिन कोसाकू मिडोरी के साथ काम पर जाता है तो वो देख पाता यूकी काम करने आई है, पर उसने काफी अजीब कपड़े पहने थे और वो यहाँ पर फार्मिंग करने आई थी। यूकी को कोई आइडिया नहीं था फार्मिंग करते वक्त कैसे कपड़े पहनने चाहिए और इस कपड़ों को मोस्टली मिडोरी ने सजेस्ट किया था। मिडोरी भी वहाँ पर तुरंत ही अपने कॉस्ट्यूम्स को बदल लेती और उसने भी बहुत अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम्स को पहना था। उन दोनों को ऐसे ड्रेस में देख करके कोसाकू बहुत हैरान हो जाता। इसके बाद मिडोरी यूकी के साथ एक फार्मिंग कंपटीशन रखती है जिसमें उन लोगों को धान को बोना था।
यूकी अपना काम कर रही थी, लेकिन वो गलती से मिडोरी के ऊपर गिर जाती है और दोनों ही आपस में बहुत खतरनाक फाइट करने लगते हैं। कोसाकू उन दोनों की फाइट को सॉल्व करने की कोशिश करता, लेकिन वो हो नहीं पाता। उन दोनों की फाइट होते हुए पूरा शाम हो जाता है और इन दी एंड में दोनों ही दोस्त बन जाती। कुछ दिन बीत जाते हैं, वो लोग अपने खेतों वाली सब्जियों में आते हैं तो वो देख पाते हैं कोई बंदा उनकी सब्जियों को बर्बाद कर चुका है। कोचो वहाँ पर आकर के सभी को बताती है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने उन चोर को जाते हुए देखा था और मुझे ऐसा लगता है वो चोर कोई बंदर था जो कि बहुत भूखा था और उसने सब्जियों को खा लिया। इसके बाद सभी क्लास में आकर के आपस में बात करने लगती है आखिर उस चोर को कैसे पकड़े, क्योंकि अगर वो बंदर इसी तरह से उनकी चोरी करता रहा तो उनकी सब्जियां तो बर्बाद हो जाएंगी और उन लोगों के पास सर्दियों तक कुछ भी नहीं बचेगा। मिडोरी वहाँ पर सभी लोगों को अपना आइडिया देती है, हम लोगों को सारे खेतों के बाहर एक इलेक्ट्रिक्स की बाउंड्री को खड़ा करना चाहिए। उसका आइडिया सभी को पसंद आता है, लेकिन सभी को रियलाइज होता स्कूल वाले इतना पैसा तो बिल्कुल नहीं देंगे। देन इसके बाद यूकी सभी को अपना आइडिया बताती है, क्या पता वो बंदर भूखा होगा इसलिए वो खेतों में तबाही मचा रहा, हम लोगों को पहले उसे खाना दे देना चाहिए। इस पर काय कहता है, तुम्हारा आइडिया ठीक नहीं है, वो बंदर भूखा नहीं है, अगर वो भूखा होता तो किसी एक को खा करके पेट भर लेता, वो बंदर बस हर एक सब्जी को टेस्ट कर रहा और तबाही मचा रहा। कोसाकू वहाँ पर सभी लोगों को अपना आइडिया बताता है, क्यों ना हम लोग जॉइंट मशीन का यूज करके उस बंदर को मार दे। उसका आइडिया बहुत खतरनाक था, सारे लोग उसके आइडिया को रिजेक्ट कर देते और आपस में बात करते। बंदर को भगाने के लिए हमें एक स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा। उसी दिन की रात को वो लोग उस स्पेशलिस्ट को लेकर आ जाते और बंदर के आने का वेट करते। रात को जैसे ही वो बंदर वहाँ पर आ जाता है और तबाही मचाने लगता, वो लोग उस स्पेशलिस्ट की मदद से उसे पकड़ लेते। पर उस बंदर की हालत को देखने के बाद सभी लोगों को बुरा लगता है, आखिर अब इस बंदर के साथ क्या होगा। कोचो वहाँ पर सभी को बताती है, तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि इस बंदर को जू में भेजा जाएगा जहाँ पर इसके जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं। उसी दिन की आधी रात को कोसाकू मिडोरी के डोर रूम में जाता है और उसका दरवाजा खटखटाता। मिडोरी जैसे दरवाजा को खोलती है, कोसाकू कहता है, मैं अंदर आना चाहता हूँ। मिडोरी शर्म से लाल पीली हो जाती है और रूम में जाकर के पूरा माहौल बना देती। इसके बाद वो कोसाकू को अंदर बुलाती, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कोसाकू उसके साथ टाइम को स्पेंड करना चाहता, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे ही वहाँ पर काय आता है वो ये सब देख करके बहुत हैरान हो जाता और यहाँ पर मिडोरी को पता चलता है वो लोग बस यहाँ पर समर वेकेशन की छुट्टियों के बारे में बात करने आए थे। मिडोरी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था वो कोसाकू के साथ टाइम को स्पेंड करेगी। इसके बाद तीनों ही साथ में समर वेकेशन की छुट्टियों के बारे में आपस में बात करने लगते हैं। इसके बाद अगली मॉर्निंग जब मिडोरी खाना बनाती है तो वो देख पाती मसाले तो खत्म हो गए थे। वो कोसाकू और काय को अपने दोस्त के यहाँ पर मसालों को लाने के लिए भेजती है, पर कोसाकू और काय जाना बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो लोग बताते हैं, तुम्हारी दोस्त एक नंबर की ठरकी है, वो हम लोगों को देख करके पगला जाती है और सारी लड़कियां मिल करके हम लोगों से फ्लर्ट करने लगती, तो हम लोग तुम्हारे दोस्त के यहाँ पर नहीं जाएंगे और तुमको ही जाना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। इस पर मिडोरी चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोगों का मतलब क्या है, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊं और मैं ही सामान को लाऊं। मिडोरी के चिल्लाने की बात काय और कोसाकू जाने के लिए मान जाते हैं। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यूकी भी उन लोगों के पीछे जाती है और उन लोगों को बताती है, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, अगर कोई लड़कियाँ तुमसे फ्लर्ट करेंगी तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इसके बाद सभी लोग साथ मिल करके मिडोरी के दोस्त के यहाँ पर पहुँच जाते तो वो देख पाते वहाँ पर बस एक लड़की थी, उसका नाम सुजुकी था, जो कि अंधेरे कमरे में बैठी थी। कोसाकू वहाँ पर उससे पूछता है बाकी की लड़कियाँ कहाँ पर हैं, तो वो बताती है वो सभी बाहर घूमने गई हैं। मौके का फायदा उठा करके कोसाकू कहता है, मिडोरी ने यहाँ पर हम लोगों को मसाले लाने को भेजा है तो तुम हमें मसाला दे दो। तो वो लड़की उनकी बातों को मान लेती है और उसको मसाला दे देती। देन वो लोग उस मसाले को लेकर के वापस से घर आ जाते हैं। खाना पीना खाने के बाद वो लोग अपने काम पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देख पाते इस बार तो सब्जियाँ बहुत अच्छी आई है। उन लोगों की सब्जियाँ इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो लोग चाह कर भी पूरा खत्म नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग उसे लेकर के घर जाते और पका करके दोबारा से खाना स्टार्ट कर देते। वो लोग इतने बड़े बेवकूफ़ थे कि वो पूरा खाना खाने का सोचते और जब उनसे नहीं हो पा रहा था तो वो अपने दोस्तों को बुला रहे थे। उन लोगों के दिमाग में ये आइडिया नहीं था कि वो लोग जा करके मार्केट में इसको बेच सकते थे। वो लोग साथ मिल करके पूरा खाना खाते और इसे खत्म करने का सोचते। उन लोगों का पेट पूरा फुल गया था, लेकिन फिर भी उन लोगों का खाना खत्म नहीं हुआ। तभी वहाँ पर काय सभी को बताता है यहाँ पर एक फेमस शेफ आने वाले हैं, अगर उनको हमारे हाथ का खाना पसंद आ गया तो हम लोग खुद का एक स्टॉल लगा सकते हैं। वो लोग साथ मिल करके अपने प्लान पर लग जाते हैं और देखते ही देखते वो दिन आ जाता है।
वर्ल्ड फेमस शेफ आकर के उन लोगों के खाने को टेस्ट करते जा रहे थे, पर एक का भी उनको पसंद नहीं आया। तभी वहाँ पर काय उनके पास आकर के एक भुनी हुई बैंगन को रख देता और उसको खाने के बाद लिटरली शेफ को बहुत अच्छा लगता है। वो डायरेक्टली उसके पास आकर पूछते हैं, आखिर तुमने अपने बैंगन में क्या डाला कि इसका स्वाद इतना बढ़िया लग रहा। काय उनको रिप्लाई करता है, ये तो हमारी नेचुरल खेती है, हम लोग खुद से मेहनत करके ये सारा कुछ करते हैं। शेफ को बहुत अच्छा लगता है। वो उसको परमिशन दे देती है आने वाले फेस्टिवल में अपना स्टॉल लगाने का। उस दुकान को लगाने के बाद उन लोगों का फायदा होता है, उनके सारे सामान बिक जाते हैं और उन लोगों का मुनाफा होता है। और अब देखते ही देखते काफी समय बीत जाता है, समर वेकेशन भी स्टार्ट हो जाता। कोसाको और उसके पूरे दोस्त मिडोरी के घर पर जाने का फैसला करते हैं। वो लोग साथ में ट्रेन में जा रहे थे और उन लोगों के साथ उनका पेट भी जा रहा था, पर ट्रेन में पेट्स बिल्कुल अलाउ नहीं थे, इसलिए मिडोरी उसे अपने पेट में छिपा लेती है। पर जैसे ही वो लोग मिडोरी के गांव पहुंच जाते हैं, मिडोरी के पेरेंट्स उसके फूले हुए पेट को देख करके समझ जाते हैं। मिडोरी के पेरेंट्स को गलतफहमी हो जाती है कि मिडोरी प्रेग्नेंट है। वो मिडोरी और कोसाकू को साइड वाले रूम में ले जा करके बात करते और उन लोगों की शादी फिक्स करने का डिसाइड करते हैं। कोसाकू को उनकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसे समझ आता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उन लोगों से कहता है, आप लोग गलत समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मिडोरी की मॉम के पास जा करके उनको समझाने की कोशिश करता, आप लोग गलत समझ रहे हो। जब हम लोग ट्रेन में आ रहे थे तो हम लोगों के साथ मेरा पेट भी था और ट्रेन में पेट्स बिल्कुल अलाउ नहीं थे, इसलिए वहाँ पर मिडोरी ने मेरी हेल्प की थी। उसने अपने टमी में उस पेट को छिपा लिया था, तभी वो हमारे साथ यहाँ पर आ गया। और आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मिडोरी ऐसी प्रेग्नेंट नहीं है। इस बात को सुन करके मिडोरी के पेरेंट्स काफी शॉक्ड हो जाते हैं। आखिर अब वो क्या करे, उन्होंने पूरे गांव में अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो लोग शादी करने वाले हैं, और अब इस तरह से अगर वो लोग मना करेंगे तो उनका नाम खराब होगा और उनकी बदनामी होगी। इसलिए वो कोसाकू से कहते हैं, तुम इस ड्रामे को कंटिन्यू रखो, क्योंकि हम अपने नाम को बदनाम होते हुए नहीं देख सकते। कोसाकू उनकी हालत को देख करके समझता है, वो उनकी मदद करने के लिए मान जाता। वो पूरे गांव वालों के सामने जा करके बिल्कुल वैसे ही एक्टिंग करता है जैसा कि मिडोरी के पेरेंट्स ने उसे करने को बोला था। वो मिडोरी के साथ एंगेजमेंट कर लेता है और देखते ही देखते पूरे गांव तक ये खबर फैल चुकी थी और आखिरकार शादी वाला दिन भी आ जाता है। मिडोरी बिल्कुल तैयार होकर के वेडिंग ड्रेस में उसके साथ शादी करने के लिए आ गई थी। मिडोरी को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो पहले से उससे प्यार करती, अगर शादी हो भी जाए तो उसके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। पर वहाँ पर कोसाकू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो क्या करे। वो झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर उसके दिल में मिडोरी के प्रति फीलिंग्स थी और साथ ही साथ वो बचपन से युकी से प्यार करता। कोसाकू हिम्मत जुटा करके पूरे गांव वालों के सामने जा करके अपनी पूरी सच्चाई को बता देता। मिडोरी के पेट में कोई बेबी नहीं है, बल्कि वो मेरा पेट है कांगरू, जिसको मैं ट्रेन से ला रहा था, और ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कोसाकू की बातों को सुनने के बाद पूरे गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो लोग कुछ देर बाद शांत हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोसाकू चाहता तो वो उन लोगों से झूठ बोल सकता था, लेकिन उसने सच का सामना किया और उन लोगों को सच्चाई बताई। पूरे गांव वाले उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, और अब पूरे गांव वाले उस शादी को कंटिन्यू रखने को बोलते हैं। लेकिन तभी इस कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, यूकी सभी के सामने आकर के कोसाकू को प्रपोज कर देती, और अब कोसाकू सोच में पड़ जाता है आखिर वो किसके साथ अपनी लाइफ टाइम को स्पेंड करना चाहता है। वो अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हुए उन लोगों से कहता है कि वो उन दोनों से शादी करना चाहता है, जो सुन करके दोनों लड़कियों को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको एक जोरदार घूसा मार देती। तो गाइस यहीं पर ना ये एनीमे खत्म हो जाता है, और आप लोगों को इसकी स्टोरी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ज्यादा लालच बुरी भला होती है, इस कहानी से आप लोगों को सीखना चाहिए। तो फिर ना मिलती हूँ किसी बढ़िया से एनीमे को लेकर के। फिलहाल के लिए ना गाइस, सायोनारा।